अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द बैटल ऑफ द बुल्स 2025। इस हफ्ते के प्रोग्राम में, जो आज का हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम क्या चीज़ें कवर करेंगे इसके बारे में आपको बताया। तो मेरा नाम फहद आसिफ है। आई वर्क विद द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज सीनियर मैनेजर डिजिटल मीडिया एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ज्वाइनिंग मी is Mr. Ghazanfar Sakrani, who has been with us throughout this entire journey from the second webinar till now. And he has been sharing with us some amazing insights that are not really useful for those people like you who are investing virtually using the virtual capital in the stock market in the Battle of the Bulls platform, but also for those people who are actually willing to invest in real money in the stock market by opening up a brokerage account. उनको भी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल रही है और हमें फीडबैक के थ्रू ये सब चीज़ें पता चलती रहती हैं। बाकी आप सब लोगों का फीडबैक भी इट्स वेरी अप्रिशिएटेड कि आप लोग फीडबैक शेयर करते हैं और करते रहिएगा। और बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड गेट टू द टॉपिक एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ इट, एक और छोटी सी अनाउंसमेंट जो हम पहले भी करते रहे हैं कि आप अपनी 1 मिनट की वीडियो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। आपने देखा होगा कि आप पहले जो पार्टिसिपेंट्स की वीडियोस आई हैं वो हमने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर की हैं। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है या आपकी स्टैंडिंग जो है इस वक्त पोर्टफोलियो में, आप कहाँ मौजूद है, आपका पोर्टफोलियो, आपने क्या कुछ प्रॉफिट्स कमाए हैं इन द बैटल ऑफ द बुल्स प्लेटफॉर्म, उसके बारे में हमें आप 1 मिनट की वीडियो में बताइए। वीडियो आप अपने मोबाइल के फ्रंट कैम से या बैक कैम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो को आप वर्टिकली रिकॉर्ड कीजिए। कोशिश कीजिए बैकग्राउंड में कोई शोर वगैरह नॉइजेस ना हो और वेल लिट कमरा हो, इतनी रोशनी हो कि आपकी वीडियो अच्छे तरीके से कैप्चर हो सके। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद गूगल ड्राइव पे अपलोड कीजिए और शेयर विद एनीवन के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके प्राइवेसी पब्लिक करके हमारे साथ वो शेयर शेयर कर लीजिए, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो भी आपको बेहतर लगे वहां से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हम आप कोशिश करेंगे कि आप तमाम लोगों की वीडियोस जो हैं वो भी शामिल की जा सकें इस सीरीज के एज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। लेट मी गिव यू अ लिटिल प्रीव्यू टू व्हाट वी आर अबाउट टू talk about. So we will be looking at the recap of Battle of the Bulls rules, format, and participation criteria. Who is leading currently? The charts, a look at the current Battle of the Bulls leaderboard, and interactive Q&A session with industry expert. So basically हम लोग Q&A जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट और इसके अलावा जो क्राइटेरिया से रिलेटेड सवाल आते हैं वो, इसके अलावा जनरल कोई भी क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ईटीएफ से रिलेटेड या किसी भी एवेन्यू से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस है info@psx.com.pk। वहां पे भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। तो आई थिंक हम शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ विद गजनफर। गजनफर, कैन यू प्लीज शेयर योर प्रेजेंटेशन? Assalamu alaikum everyone. I'll start with the presentation. स्ट्रक्चर यही होगा कि हम लोग पहले जो है वो uh, पहले हम लोग जाएंगे इस पे कि एक क्विक रिकैप होगा कि कंपटीशन के रूल्स क्या हैं, क्योंकि अभी भी जो काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं वो रूल्स को कम्प्लीटली कंप्लाई नहीं कर रहे। तो अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट है या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूंगा। देन वी विल टॉक अबाउट द इंटायर मार्केट कि हमारे पास क्या सेक्टर्स हैं, क्या टॉप हमारे पास स्क्रिप्ट्स कौन सी हैं, जिसमें अभी एक रीसेंट अपडेट भी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देन हम जो प्रोडक्ट्स में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, आप लोग उनको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह इन्वेस्टमेंट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर जो है इस कंपटीशन में ईटीएफ्स के थ्रू भी आप लोग रिटर्न कमा सकते हैं। तो ईटीएफ बेसिकली होता क्या है इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। एंड देन जब आप प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो कर रहे होते हैं हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जो हर ब्रोकर की एक डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। तो उस एप्लीकेशन पे आप किस तरह अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, किस तरह आप पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं, किस तरह पेमेंट विड्रॉ हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन की जो रूल्स हैं, इसकी जो थीम है वो फोकस्ड है डाइवर्सिफिकेशन पे। पहला जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपका इक्विटी एक्सपोजर, अभी जो आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है आपके पोर्टल पे, उसका 70 से 95% जो है वो आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए, जिसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और रीट्स ये दोनों इंक्लूडेड हो सकते हैं। अगर 70 से 95% आपका इक्विटी में एक्सपोजर है, दैट मीन्स कि आपका कैश एक्सपोजर जो है वो 5 से 30% तक होना चाहिए। इसकी क्या रेशनल है ये भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैश रखना क्यों जरूरी होता है और किस तरह इस आइडल कैश को जो है वो आप लोग टाइम टू टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड नो मोर देन 25% एक्सपोजर इन सिंगल सेक्टर, क्योंकि अगर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेटेड होगी इन वन और टू सेक्टर्स और अगर उस सेक्टर के लिए कोई नेगेटिव इवेंट आता है या कोई ऐसी न्यूज आती है जो उस सेक्टर के लिए एडवर्स है,
तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो एट स्टेक आ जाता है। इसीलिए जो टारगेट रखना है वो ये रखना है कि एटलीस्ट 5 डिफरेंट सेक्टर्स हों, और वो सेक्टर्स होने चाहिए जिनके जो फंडामेंटल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंकिंग कर दिया, फिर फार्मास्यूटिकल में चले गए, ऑयल एंड गैस में चले गए, तो इस तरह करना है जिनका जो बिजनेस नेचर है वो सेम फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट ना हो रहा हो। और सिंगल स्टॉक में भी जो है आपका एक्सपोजर 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। आप लोग इसको चेक इस तरह कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे की पोर्टफोलियो वैल्यू 15 मिलियन है, तो 15 मिलियन का जो 15% बनता है उससे ज्यादा एक्सपोजर सिंगल स्टॉक में नहीं होना चाहिए। लास्ट क्राइटेरिया है कि आपका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है ये 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसलिए रखा गया है ताकि आप फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर नहीं ले रहे, या फिर आप जो है फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं कर रहे। ये आप इस तरह कंप्यूट करेंगे कि आपकी एक दिन की जो भी नेट बाय पोजीशन है या नेट सेल पोजीशन है, उसमें से जो भी सबसे लोएस्ट होगी उसको आप पिक करेंगे और उसको अपने पोर्टफोलियो वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ये रेशो जो है वो आइडियली 20% से कम होनी चाहिए। अगर इस रूल्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम आकर में उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर ये मार्केट की रिसेंट परफॉर्मेंस है एज ऑफ जून 30। ये हमारे रिटर्न्स हैं, 1 ईयर रिटर्न्स, 3 ईयर रिटर्न्स, 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं। 1 ईयर का जो यूएसडी में रिटर्न हमारा बन रहा है वो ऑलमोस्ट 57% बन रहा है, जो रीजन में सबसे ज्यादा है। पीकेआर की टर्म्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60.2% हमारा रिटर्न है। और उसके बाद भी जो है KSE 100 इंडेक्स को अगर आप देखें तो जून 30 से लेकर अब तक जो है वो 20 दिन में जो है वो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न KSE 100 इंडेक्स दे चुका है। एक 25 से जो है वो ऑलमोस्ट 136 137 तक इंडेक्स आ चुका है। लास्ट ईयर भी अगर हम बात करें तो कैलेंडर ईयर में जो 2004 का कैलेंडर ईयर था उसमें ऑलमोस्ट 80% प्लस रिटर्न था जो KSE 100 इंडेक्स ने दिया है, विच शोज के इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी एक ल्यूक्रेटिव एवेन्यू है। बट दैट डजेंट मीन कि आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये एक रिस्की एसेट क्लास में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, इसी तरह लॉस भी हो सकता है, बट आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ये टॉप सेक्टर्स एंड स्टॉक्स हैं एज ऑफ जून 30। जो टॉप सेक्टर्स हैं, टोटल 36 सेक्टर्स हैं PSX के, जिसमें टॉप 10 सेक्टर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली आपको जो है कंपनी का साइज बता देती है और ये कंप्यूट हम इस तरह करते हैं कि जो भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसको उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको एक कंपनी का साइज पता चल जाता है। इसी तरह जो है वो एक सेक्टर का साइज पता चल जाता है कि टॉप 10 सेक्टर्स कौन से हैं। टॉप 10 कंपनीज भी मेंशन की हुई है, मोस्टली उन्हीं सेक्टर्स से आ रही हैं जो हमने ऊपर टॉप 10 सेक्टर्स बताए हुए हैं, उन्हीं से जो है ये कंपनीज पर्टेन करती हैं। ये एज ऑफ जून 30 की फिगर्स हैं। इस पे एक अपडेट ये थी कि अगर हम यूएसडी में देखें तो ऑलमोस्ट 12 to 13 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो USD 1 बिलियन को एक्सीड कर चुका है। अभी रिसेंटली जो है वो एंग्रो फर्टिलाइजर का मार्केट कैप USD 1 बिलियन को एक्सीड किया है। ये प्रोडक्ट्स है, नॉर्मली कंसिडर ये किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज है तो इसके पास जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है वो सिर्फ शेयर्स होंगे या सिर्फ इक्विटी होगी, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी भी ट्रेड होती है, इसके साथ साथ जो है वो डेट सिक्योरिटीज भी ट्रेड होती हैं। डेट सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं जो कि नॉर्मली इजारा सुकुक कहलाती हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज भी PSX में ट्रेड हो रही होती है, बट कॉम्पिटिशन में आप लोग सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में मजीद जो है वो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ जाते हैं और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ जाते हैं, रीट्स। रीट्स का एक अगर ब्रीफ आइडिया देना हो तो ये है कि जिस तरह शेयर्स के पीछे कंपनी होती है, इसी तरह रीट्स के पीछे जो है वो कोई भी रियल स्टेट प्रॉपर्टी होती है। और ETFs का जो है वो हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे कि ETFs होते क्या हैं, इनका बेनिफिट्स क्या है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अभी कौन कौन से ETFs अवेलेबल हैं। तो बेसिकली होता है ये कि अगर किसी को म्यूचुअल फंड का आइडिया है या अगर नहीं भी है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड से मिलती जुलती एक प्रोडक्ट है। होता क्या है कि एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको अगर आप परचेज करते हैं तो एट अ टाइम आप जो है वो मल्टीपल स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। अब एग्जांपल इसकी मैं ये दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपए हैं, और उस 10,000 रुपए में ऑब्वियसली आप सारे स्टॉक्स एक साथ बाय नहीं कर सकते। अगर आपको एक कंसिडरेबल क्वांटिटी में बाय करनी है तो आप शायद एक या दो स्टॉक्स जो है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट में खरीद सकते होंगे। ETFs का फायदा ये होता है कि 10,000, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने एक ETF का यूनिट बाय कर लिया, तो हर ETF के पीछे जो है वो मल्टीपल सिक्योरिटीज होती हैं। जैसे आगे मैं बताऊंगा अभी कि किस ETF में जो है उसका जो बास्केट है वो कितनी सिक्योरिटीज की बेसिस पे जो है वो कंपोज हुआ है।
नॉर्मली जो है वो 10 to 12 सिक्योरिटीज होती हैं। तो फायदा ये होता है कि अगर आपने एक ETF का यूनिट परचेज कर लिया तो एट अ टाइम जो है वो आप डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फायदा ये होता है कि बजाय इसके कि आप डिफरेंट स्टॉक्स में रिसर्च कर रहे हैं कि 10 कंपनीज आपने उठा ली, फिर आप जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी फ्यूचर प्राइस क्या होंगी, इसकी फंडामेंटल्स क्या हैं, इसकी अर्निंग्स किस तरह चल रही है, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अगर आप एक ETF का यूनिट बाय करते हैं और ETF जो मैनेज कर रहा होता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो फंड मैनेजर्स होते हैं जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, वो उस ETF को मैनेज कर रहे होते हैं। तो उनके वो आपके बिहाफ पे रिसर्च कर रहे होते हैं और स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और आप जो है वो विदाउट एनी हेजिल जो है वो एट अ टाइम जो है डिफरेंट स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। बट अगर आप सिंगल स्टॉक में भी लेना चाहें तो वो भी जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, अगर आपने थॉरो रिसर्च की भी है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्लस म्यूचुअल फंड और इसमें जो है वो कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एक मैं अभी बता देता हूँ। ETF का यूनिट जो है वो नॉर्मली जिस तरह आप स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे होते हैं कि आपने बाय कर रहे हैं ड्यूरिंग जब मार्केट ओपन है, नॉर्मली 9:30 to 3:30 जो मार्केट के टाइमिंग्स हैं, आप उसमें जो है वो स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह ETF के यूनिट्स को भी जो है वो आप जिस तरह स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह जो है वो आप ETF के यूनिट्स को भी बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ जो है वो डे एंड की जो उसकी नेट एसेट वैल्यू यानी डे एंड पे जो उसकी वैल्यू है आप उस पे ही उसको बाय कर सकते थे या फिर उस पे ही जो है वो आप उसको सेल कर सकते थे। बट ETF में जो है वो प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है मार्केट के टाइमिंग्स में, तो आप प्रिवेलिंग प्राइस पे भी जो है वो उसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो PSX पे 9 ETFs हैं जो ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें से एक सेक्टर स्पेसिफिक ETF है जो कि JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ETF कहलाता है। इसके अलावा जो है वो आठ जो अक्सर ETFs हैं वो इक्विटी बेस्ड ETFs हैं। आठ ETFs इक्विटी बेस्ड हैं और एक ETF जो है वो डेट बेस्ड ETF है। इसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो अ, कुछ में जैसे NIT में 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, UBL में 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, JSMF में 10 है। तो मल्टीपल सिक्योरिटीज का जो है वो एक साथ बास्केट कंपोज हो रहा होता है। ये म्यूचुअल फंड और ETFs के डिफरेंसेस हैं। कुछ तो मैंने बता दिए थे कि म्यूचुअल फंड्स में जो है वो आप सिर्फ डे एंड की नैव पे बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। ETF के यूनिट्स जो है वो आप इंटर डे जो है वो बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। इसी तरह अगर आपको ये जानना है कि ETF जो यूनिट है उसके पीछे स्टॉक्स कौन से हैं, मतलब उसकी जो बास्केट है उसमें कौन कौन से स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं, तो वो आपको डे एंड पे पता चल जाते हैं। वो हर दिन जो है उसका बास्केट पब्लिश हो रहा होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो है वो हर महीने के एंड में फंड मैनेजर रिपोर्ट आ रही होती है जिसमें आपको पता चलता है कि इस फंड के पीछे जो है वो अंडरलाइंग होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। ये PSX की अगर आप वेबसाइट पे जाएं psx.com.pk, इसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक टैब आ रहा होता है, उस पे आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को अगर क्लिक करेंगे तो पूरी जो है वो ETFs की डिटेल आ जाती है कि डिफरेंट ETFs के जो है स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि वो लॉन्च कब हुआ था, उसमें बास्केट कौन कौन से हैं, उसकी नैफ क्या चल रही है और उसकी करंट प्राइस क्या है। इधर हम देख भी लेते हैं कि जो ETF है उसका वेब पेज दिखता किस तरह है। ये शेड्यूल ये PSX की वेबसाइट अगर विजिबल है सबके पास? सही। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का टैब है। ये जो ETF का टैब है इसमें सारी डिटेल्स आ रही होती हैं ETFs की कि ये बेसिकली प्रोडक्ट है क्या, डिटेल्स आ रही होती हैं डिफरेंट ETFs की, इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं और इसका कंपैरिजन भी है डिटेल में कि म्यूचुअल फंड्स के साथ इसका कंपैरिजन क्या है। अगर आपको ये एक और वेबसाइट है dps.psx.com.pk, इस पे भी जो है वो आप ETFs का देख सकते हैं, ETFs की डिटेल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मीज़ान पाकिस्तान ETF का पेज खोलूं तो उसमें जो है ये ETF की प्राइस आ जाती है कि ये प्राइस जो है अभी क्या चल रही है और इंट्रा डे में जो है उसकी मूवमेंट कितनी हुई है, ये रुपी टर्म्स में और ये परसेंटेज टर्म्स में। इसी तरह उसका ट्रेंड आ जाता है कि पिछले एक महीने में उसकी क्या वो रही है, मूवमेंट रही है, 6 महीने में क्या रही है, और ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं उसमें उसकी मूवमेंट आ रही है। अगर आपको ये पता करना है कि इस ETF के पीछे सिक्योरिटीज कौन सी हैं
तो ये अंडरलाइंग बास्केट के नाम से एक ऑप्शन है। इसमें जो है वो डिफरेंट जो भी सिक्योरिटीज हैं जो इस ETF को कंप्राइज करती हैं, वो आपके पास सारी सिक्योरिटीज एट अ टाइम शो हो जाती हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास रिफाइनरी सेक्टर भी आ रहा है, सीमेंट भी आ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आ रहा है। तो एट द सेम टाइम जो है आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपोजर आ रहा है। अच्छा, इधर एक ब्रेक लेके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो वो अभी देख लेते हैं। अच्छा, एक सवाल ये था कि 20% रूल जो कि बेसिकली पोर्टफोलियो टर्नओवर का है, उसका मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता किस तरह है। इसमें होता ये है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आज का दिन है, सही है। आज के दिन जो है वो मैंने अपनी टोटल परचेज करी है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 1 लाख रुपए की मैंने परचेज करी है। और इसी के साथ आज ही के दिन जो मैंने अपनी सेलिंग करी है, उसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 80 हजार रुपये। तो सबसे पहले तो आपने अपना ये निकाल लेना कि आपकी नेट बाय क्या बन रही है और नेट सेल क्या बन रही है। मेरी नेट बाय है 1 लाख रुपीज, नेट सेल है 80,000 रुपीज। इसमें से जो सबसे लोवेस्ट है उस अमाउंट को मैंने पिक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 80,000 रुपीज इस केस में लोवेस्ट थी, उसको मैंने न्यूमिनेटर में रख दिया। और डिनोमिनेटर में जो है वो मैंने अपनी डे एंड की पोर्टफोलियो वैल्यू ले ली। जब मैं ये रेशो कंप्यूट करूंगा तो ये रेशो जो है मेरा 20% से कम बनना चाहिए ओवरऑल। अच्छा, दूसरा सवाल है डेट बेस्ड ETF। तो जी HBL का जो है ट्रेजरी ETF, ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बेसिस पे बना है। इसमें कोई इक्विटी कोई कंपनी का शेयर नहीं होता, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बेसिस पे जो है वो ये ETF क्रिएट हुआ है। अच्छा, कैन वी चूज आवर स्टॉक्स इन एन ETF? ETF में आप स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट कर रहे होते। ये जो है फंड मैनेजर जो है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसने अपना ETF लॉन्च करा है, वो ही उन स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकता है। मैं प्रेजेंटेशन वापस से कंटिन्यू करूँ तो अगर स्क्रीन विजिबल हो तो प्लीज बता दीजिएगा। इस्लामिक ETF जो है वो दो है। एक मीज़ान पाकिस्तान ETF है, ये इस्लामिक है। और एक महाना AMC का ETF है, ये भी दो दो इस्लामिक ETFs हैं। स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, ये जब आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, पहला तो स्टेप ये होता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको जो है वो कोई ब्रोकर सेलेक्ट करना है। और उस ब्रोकर के पास जो है वो आपको अपना ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना है। जब आप ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल ब्रोकर्स जो है वो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस देते हैं। हर ब्रोकर की जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है, और वो आपको उस मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस देगा जहां जिसके थ्रू जो है वो आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो उसके कुछ ट्यूटोरियल्स हैं कि किस तरह जो है वो आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और वो डैशबोर्ड्स नॉर्मली जो है वो ब्रोकर्स के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, और फंक्शनैलिटीज भी सेम ही होती हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि आप प्रैक्टिकली जो है वो मार्केट में किस तरह बाय कर सकते हैं और किस किस तरह के ऑर्डर्स होते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आपके पास एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ये जरूरी नहीं है हर ब्रोकर के पास हो, बट मोस्टली आ रहा होता है। वॉच लिस्ट में जो है जो आपने स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट करें हैं, आप वो स्टॉक्स जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ताकि आप जो है फ्रीक्वेंटली उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकें कि उनकी प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ये इंडेक्स वॉच होते हैं। इंडेक्स वॉच में PSX में इस वक्त जो है टोटल 18 इंडाइसेस हैं। तो आप जो है वो सारे इंडाइसेस की आपको एट अ टाइम जो है वो परफॉर्मेंस आपके पास आ रही होती है कि ये इंडेक्स जो है वो इस दिन आज के दिन जो है उसकी क्या मूवमेंट रही है। फिर आपके पास होता है पेमेंट डिपॉजिट का ऑप्शन। पेमेंट डिपॉजिट जो है वो आप नॉर्मली आपको जो भी आपका ब्रोकर होगा उसके आप अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराएंगे और अपनी पेमेंट स्लिप या तो अपलोड कर देंगे, या फिर जो है वो आप ब्रोकर, अगर आपका कोई अकाउंट मैनेजर है, आप जो है वो उस अकाउंट मैनेजर को अपनी जो डिपॉजिट स्लिप है या जो भी पेमेंट एविडेंस है वो फॉरवर्ड करके अपने ब्रोकरेज अकाउंट में जो है वो पैसे क्रेडिट करवा लेंगे। अब देखें, जब मैंने पैसे क्रेडिट करवा दिए, अज्यूमिंग मैंने 1,39,000 रुपीज क्रेडिट करवाए, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अभी उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। ना मैंने कोई सिक्योरिटी बाय करी है, ना मैंने सिक्योरिटी सेल करी है। तो 1,39,000 जो मेरी नेटवर्थ है वो टोटली जो है वो कैश की फॉर्म में होगी।
फिर आ जाता है आपका ट्रेडिंग, बाय बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। अब चूंकि मैं पहली दफा पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो मैं सबसे पहले जो है वो बाय ऑर्डर दूंगा। बाय में जो है वो दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है लिमिट ऑर्डर और एक होता है मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में ये होता है कि आप अपनी मर्जी की प्राइस जो है वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें तो जो शेयर प्राइस है वो 211 रुपये 20 पैसे, 211.2 रुपीज उसकी शेयर प्राइस है। बट मैं अपनी प्राइस जो है वो इससे ऊपर भी रख सकता हूँ और इससे नीचे भी रख सकता हूँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास होती है। तो जब मार्केट में उसकी प्राइस मेरी प्राइस से मैच कर रही होगी तो मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड जो मार्केट ऑर्डर होता है, मार्केट ऑर्डर में होता है कि जो प्रिवेलिंग प्राइस चल रही है उस वक्त उसी प्राइस पे जो है वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने सर्कल किया हुआ है, अ, ये जो है ग्रेड आउट हुआ हुआ है, जहाँ पे ऑरेंज सर्कल है ये अमाउंट ग्रेड आउट हुई हुई है क्योंकि मैं अपनी प्राइस एंटर नहीं कर सकता। जो प्राइस अभी चल रही है 29.03 रुपीज, उसी प्राइस पे जो है वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एक्सक्लूडिंग ब्रोकर कमीशन। इसी तरह जो आप ईटीएफ्स की जो मैंने बात करी थी और रीट्स की बात करी थी, वो भी आप बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं उसी तरह जो आप ईटीएफ्स और रीट्स को भी परचेज और सेल कर सकते हैं। और जब मैंने डिफरेंट स्टॉक्स बाय और सेल कर लिए तो ये मेरा पोर्टफोलियो बन गया। जो भी मैंने स्टॉक्स खरीदे थे उनकी क्या मैंने ट्रेड प्राइस क्या थी, उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, उसमें मुझे लॉस या प्रॉफिट कितना है, सारा एक डैशबोर्ड की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। और ये बाइंग पावर बता रही होती है कि आपके पास कैश कितना है, या हर ब्रोकर के डैशबोर्ड पे जो है ये चीजें विजिबल होती हैं। अब फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने हैं इस कंपटीशन में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि आप इन्वेस्टमेंट के वक्त कौन कौन से फैक्टर्स पे फोकस करना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो पीएसएक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, आप उनके पास सबसे पहले अपना अकाउंट खुलवाएं। पीएसएक्स जो है वो ब्रोकर की रैंकिंग्स भी पब्लिश कर रहा होता है अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे, तो आप उसके थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये में अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करूंगा और मुझे बहुत बड़ा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा हो तो सकता है बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको जो है सॉरी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी हो सकता है और एट द सेम टाइम आपको लॉस भी हो सकता है। और ये हर एसेट क्लास के साथ होता है, प्रॉफिट और लॉस का जो गेम है वो हर एसेट क्लास में है। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आइडियली जो है वो आप उन स्टॉक्स को फोकस करें जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दें या जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो लॉन्ग टर्म में एज अ बिजनेस जो है वो पूरी इंप्रूव हो रही हो। थर्डली सजेस्ट ये किया जाता है कि आप अपनी सेविंग्स का कुछ पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास वो पैसा पड़ा है जो आपको खर्च करना है, वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करिए, क्योंकि उसका ड्रॉबैक ये है कि सबसे पहले तो है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरे है, जब अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसमें लॉस हो गया तो ये आपके लिए जो है वो एडवर्स होगा। तो अपनी सेविंग्स का कुछ पोर्शन मार्केट में इन्वेस्ट करें। प्लस अगर आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं तो आप या तो पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके, जिस तरह भी मैंने एक सिंबल सेलेक्ट करके उसकी पूरी डिटेल्स बताई थी, उसी तरह जो है वो हर स्टॉक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आ रही होती है कि उसकी हिस्टोरिकली फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह रही है। या इसके अलावा अगर आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप ब्रोकर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ब्रोकर्स जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स भी पब्लिश कर रहे होते हैं जिसमें वो जो उनके यूनिवर्स होता है स्टॉक्स का, उस पर जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स लिख के उनकी फ्यूचर बता रहे होते हैं कि फ्यूचर में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी और फ्यूचर में कंपनी की टारगेट प्राइस क्या होगी। उस बेसिस पे भी जो है वो आप अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, वो ये है कि रूमर्स की बेसिस पर आइडियली इन्वेस्ट ना किया करें। आपको कन्विक्शन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कि मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट करा है उसकी बेसिस क्या और उसकी लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस क्या रहेगी। ये आप ब्रोकर से भी जो है ब्रोकर की रिसर्च रिपोर्ट्स से काफी हेल्प हो जाती है इसमें। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट दे या कोई भी एसेट क्लास जो है वो आपको हमेशा प्रॉफिट ही दे, वो आपको लॉस भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट की मूवमेंट ही ऐसी होती है कि कभी वो ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। बट हिस्टोरिकली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम 10 साल का पीरियड देखें तो स्टॉक मार्केट ने जो है वो आपको अबव 10% रिटर्न दिया। और अगर आप 25 ईयर्स का पीरियड देखें 2001 से लेकर 2024 तक का, तो उसमें एसेट KSE 100 ने जो है वो बाकी एसेट क्लासेस को भी जो है वो आउट परफॉर्म किया। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये ज्यादा आइडियल होता है। शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है बट आइडियली जो है वो लॉन्ग टर्म का आपका फोकस होना चाहिए। और जब आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे होंगे तो पहले तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख लें। फिर आप जो कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आप आउटलुक देख लें कि उसका फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहेगी, या आप जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही होती हैं ब्रोकर्स की
उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। कंपनी के बिजनेस को जानेंगे, कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है और कंपनी की फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहेगी। प्लस कुछ रेशियोज होते हैं फाइनेंशियल्स जो काफी हेल्प करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को बताने में, जिसमें आपका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है। प्राइस टू अर्निंग्स आपको ये बताता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स चल रही है उसके कंपैरिजन में उसकी प्राइस क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज हुई है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। और इसको हम अंडरस्टैंड इस तरह करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है और उसके कंपेटिटर्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है, तो थियोरेटिकली ये कहा जाता है कि कंपनी जो है वो अंडर प्राइस्ड है और एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। बट इसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी जो है वो इन प्ले आ जाते हैं। तो इसके लिए आप जो अपने ब्रोकर को भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको रेफर कर सकते हैं कि कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रही है और उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी। अर्निंग्स पर शेयर आपको ये बता रहा होता है कि एक शेयर पे कंपनी आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बताएगा कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी है उस पर आपको कितना परसेंट जो है वो रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास दो तरह के रिटर्न होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। वो ये होता है कि मैंने आज 10 रुपए का शेयर खरीदा, कल वो शेयर हो गया 13 रुपए का, तो ये जो 3 रुपए ये मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन है, कैपिटल गेन्स है। इसी तरह कुछ कंपनीज जो है वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। ये दूसरा रिटर्न होता है जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप कंपनी की डिविडेंड यील्ड या उसकी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री देख के भी जो है वो स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपको जो है वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको भी इन फोकस रखना है कि जो आपका पॉलिसी रेट है वो क्या चल रहा है। अभी जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का वो 11% है। इसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या पॉलिसी रेट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर पॉलिसी रेट चेंज हो रहा है तो उसका भी इक्विटी मार्केट की तरफ इम्पैक्ट आता है। पॉलिसी रेट अगर चेंज होगा तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स है उसका रिटर्न भी अफेक्ट होगा। और अगर आपका फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न कम हो रहा है तो अगेन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग जो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब इक्विटी मार्केट की तरफ आएंगे। इसी तरह आपको देखना है कि आपका करंट अकाउंट बैलेंस क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ किस तरह से रही है, पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो भी इन प्ले आती हैं, जियो पॉलिटिक्स इन प्ले आती है। और जियो पॉलिटिक्स की तो रिसेंट दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा गिरी थी। और जब सैटरडे को आई थिंक मई 10 थी जब ये सीज फायर हुआ था, उसके अगले दिन जब मार्केट खुली थी तो ऑलमोस्ट 10% मार्केट जो है वो एक दिन में ऊपर गई थी। तो जियो पॉलिटिक्स का जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं ये किस तरह मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। और अगेन कंपनी की हिस्टोरिकल अर्निंग्स क्या रही है, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स क्या रही हैं। और अगेन मैं ये कहूंगा कि जो भी आप ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हैं उस ब्रोकर की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं या जो उसकी टारगेट प्राइसेस होती हैं, आप ब्रोकर को कंसल्ट करके जो है वो, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप ब्रोकर के थ्रू जो है वो कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस की एक आइडिया ले सकते हैं। थैंक यू जी। Thank you, Ghazan sir, for the insightful presentation. So we have got a few questions. पहला सवाल ये था कि क्या हम एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल रजिस्टर कीजिए, बट नॉट इन दिस वन बिकॉज ये जो कंपटीशन है इट्स ऑलरेडी अंडर वे, ये इनफैक्ट कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। और जो दूसरा सवाल है उसका जवाब वुड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग कि ये कंप्लीशन की तरफ है। 13th अगस्त वुड बी द लास्ट डे ऑफ दिस कंपटीशन। उसके बाद फिर इसकी क्लोजिंग हो जाएगी और पार्टिसिपेंट्स वगैरह की हम अनाउंसमेंट्स कर देंगे कि कौन लोग जो हैं वो टॉप 3 हैं, और उसके अलावा जो रनर हैं उनकी सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के प्राइजेस क्या हैं? प्राइजेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाख रुपीज वर्थ ऑफ ईटीएफ फॉर द फर्स्ट विनर, द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन वाले जो पार्टिसिपेंट हैं जो विनर होंगे उनको 2 लाख रुपए के ईटीएफ जो है वो दिए जाएंगे। और थर्ड विनर को 1 लाख रुपए के वर्थ ईटीएफ दिए जाएंगे, और बाकी 7 रनर अप्स जो है उनको 50,000 रुपीज ईच के ईटीएफ जो है वो एज अ प्राइज दिए जाएंगे। इसके अलावा there may be some more exciting additions to this. I don't want to disclose it right now, but you should just keep on looking forward to the results of the competition. There would be a lot of uh, other, you may say prizes or benefits that are waiting for you. Okay. Next up is, can I open an account if I'm under the age of 18? Of course you can, but you would require your guardian's CNIC and some of their details in order to open an account. But yes, you can invest. Next question is सीडीसी। सो यू आर आस्किंग कि सीडीसी में डायरेक्टली क्या अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी बैंक की ऐप से वहां पे जाके? यू मे बी एबल टू डू दैट, बट यू नीड टू डिस्कस इट विद योर ब्रोकरेज हाउस फर्स्ट। इफ द ऑप्शन इज
अवेलेबल और नॉट, और वो आपके पैसे सिक्योरली उन तक पहुंच सकेंगे, आपके सीडीसी सब अकाउंट तक या ब्रोकर तक पहुंच सकेंगे, ये डिस्कस करना आपके लिए जरूरी है। तो अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर से इसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन पूछ रहे हैं कि क्या आपकी कोई ऐप है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट की डायरेक्टली कोई ऐसी स्टैंड अलोन ऐप नहीं है जो आप इंस्टॉल करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। हमने इस चीज़ के लिए, ताकि आपको एक एप्लीकेशन भी प्रोवाइड की जा सके और आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी की जा सके विद योर इन्वेस्टमेंट्स, हमने ब्रोकरेज फर्म्स को लाइसेंसेस दिए हुए हैं। देयर आर अबाउट मोर और लेस 200 ब्रोकरेज हाउसेस करंटली, जिनके साथ आप किसी के साथ भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐप कौन सी है, किस तरह इंस्टॉल की जाएगी। तो आपकी जो ब्रोकरेज फर्म जो आप चूज करेंगे, वो आपको एक अदद एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे जो अपने फोन में इंस्टॉल करके इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस विल टेक क्विकली। व्हाट इज द लीडर बोर्ड? लीडर बोर्ड इज बेसिकली, आप समझ लीजिए कि रैंकिंग्स का चार्ट है कि कौन से यूजर जो है वो किस वक्त कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। ये उसकी डिटेल्स है। टॉप 10 की आपको अपने डैशबोर्ड में ये चीज़ अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ऑन अ वीकली बेसिस ये बेसिकली लाइव अपडेट हो रहा होता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि क्या पार्टिसिपेंट्स के लिए सर्टिफिकेट्स हैं? जी हाँ, सर्टिफिकेट्स हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स के लिए हैं कि उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो हम आपके साथ आगे चल के बिफोर द क्लोजिंग सेरेमनी शेयर करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप सबका डेटा हमारे पास है। वी सेंड यू पीरियोडिक एंड ऑल दीज ईमेल्स, जिसके अंदर वेबिनार के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो इसकी डिटेल्स भी हम आपसे शेयर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवालात हों आफ्टर द सेशन, यू कैन ईमेल अस at info@psx.com.pk. Thank you very much, Ghazanfar, for taking time again for another week of Battle of the Bulls. We are moving rapidly towards the conclusion of the कंपटीशन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अपना 1 मिनट की वीडियो जो है शेयर करना ना भूलिएगा। एंड somebody is asking कि क्या हमें आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता सकते हैं। मे बी वी शुड बी एबल टू कवर अ फ्यू थिंग्स इन द अपकमिंग सेशन। हम नोट कर लेते हैं, विल ट्राई कि जो कुछ बता सकते हैं हम आपको बताएंगे। हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वन में एक ब्रोकरेज हाउस है, वो भी शामिल होंगे। हम उनसे पूछेंगे कि क्या वो इस तरह की टेक्निकलिटीज आपके साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट दैट बीइंग सेड, आप कोशिश ये कीजिए कि जो आपको क्राइटेरिया बताया गया है, गजनफर ने जो आपको बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है क्राइटेरिया, उसको माइंड में रखते हुए बैटल ऑफ द बुल्स में तो आपने वो इम्प्लीमेंट करना ही करना है। यू माइट नॉट नीड टू गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल कि आप डायरेक्टली आपको इमीडिएटली जो है वो रिक्वायरमेंट हो टेक्निकल एनालिसिस की, इस तरह की किसी चीज़ की। बट दैट बीइंग सेड, वी विल ट्राई टू provide you with all that information inshallah in the upcoming ones. Thank you all, and all the people supporting and helping out with this webinar, making this possible. And I think that should be it. And inshallah, we'll see you in the next one. Take care. Allah Hafiz.